नमस्कार। मैं ममता किरण जश्न हिंद के फेसबुक पेज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 8 बज गए हैं और आप लोग सभी यहाँ जुड़ने शुरू हो गए हैं। और जश्न हिंद की संस्थापक डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि जश्न हिंद के जो एक उद्देश्य है वो ये कि साहित्य के साथ साथ और कलाओं पर भी यहाँ बातचीत हो। और पिछले दिनों हमने साहित्य से फारस शहजाद जी, अमेरिका से लीलाधर मंडोई जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, तेजेंद्र शर्मा जी, ओम निश्चल जी को सुना। और नृत्य में हमने कथक, हमारी जो प्रख्यात कथक नृत्यांगना है, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण जी को सुना। और आज हमारे साथ हम रंगमंच पर बात करेंगे और आज हमारे साथ बहुत ही इमिनेंट थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ जी हैं और उनसे एक नया आयाम आज, जी नमस्कार, एक नया आयाम यहाँ पर इस जश्न हिंद के फेसबुक पेज पर लाइव यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इनके साथ कॉन्वर्सेशन में रहेंगे गौरव अदीब सक्सेना जी। और जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया जी, शुक्रिया आपका। तो आप दोनों का स्वागत करती हूँ। और मैं थोड़ा सा सुनने वालों को यहाँ थोड़ा सा परिचय करा दूं कि जो हमारे गौरव सक्सेना अदीब जी हैं ये बहुत रचनात्मक हैं और बहुत सारे कामों से आप जुड़े हुए हैं। कविता और शायरी की तो बात है ही, और उसके अलावा आप पटकथा लिख चुके हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं। आपकी कविताएं जानकी पुल में और शब्दांकन में और इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण साइटों पर आपकी कविताएं प्रकाशित हैं। और मुख्यतः आप एक एजुकेटर हैं और एजुकेटर भी ऐसे बच्चों के जो कि फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। जब उनके ऐसे बच्चों के माँ बाप जब उम्मीद छोड़ देते हैं तब वो पेरेंट्स गौरव सक्सेना अदीब जी का दामन पकड़ते हैं। और गौरव सक्सेना अदीब जी ऐसे कई बच्चों को और उनके मुकाम तक पहुंचा चुके हैं कि जहां वो कुछ कर सके। तो ऐसे हमारे जो गौरव सक्सेना अदीब जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और जब मैं बात करूं कि हम जब जो आज के हमारे जो मुख्य उत्सव पुरुष हैं जिनको हम सब सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अरविंद गौड़ साहब जी को, तो जब भी बात आती है अरविंद गौड़ जी की तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अरविंद गौड़ जी चाहे वहां हो या ना हो, तो एक अस्मिता थिएटर ग्रुप का जो वो है नाम वो भी सामने आता है। और जब अस्मिता थिएटर ग्रुप की बात आती है तो अरविंद गौड़ जी का चेहरा सामने आ जाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनका जो काम है और जो नाम है वो एक दूसरे के पर्याय हो जाए, तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज हमारे साथ है और इनको हम आज सुनेंगे। और अरविंद गौड़ जी स्कूल से लेकर के बच्चों झुग्गी झोपड़ियों तक और बच्चों से लेकर युवाओं तक एक अलग जगा चुके हैं थिएटर के प्रति। और इन्होंने बहुत सैकड़ों जो हमारे जो नाटक हैं उनका उन्होंने मंचन किया है, उनका निर्देशन किया है। और खास बात यह है कि आप विभिन्न इनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, सामंतवाद हो, दहेज हो, घरेलू हिंसा हो, बेटी बचाओ हो, सामाजिक भेदभाव हो, अन्याय हो, शोषितों और वंचितों की बात हो, इन सब को आप इतनी शिद्दत से और इतनी कुशलता से एक नई दृष्टि के साथ रंगमंच पर लाते हैं कि जब आप इन्हें देखकर वहां से उठते हैं तो आपकी सोच एक बहुत ऊंची हो जाती है और आप कुछ ना कुछ वहां से ग्रहण करके निकलते हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। और ये भी कि आप बहुत महत्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं। जैसा कि मैंने ये भी कहना चाहूंगी कि नुक्कड़ नाटकों को जन जन तक पहुंचाने में आपका एक अतुलनीय योगदान है। और जो महत्वपूर्ण नाटकों का जो निर्देशन आपने किया उसकी यदि मैं फेहरिस्त बताने बैठूं तो वो समय इसी में निकल जाएगा। तो बहुत सारे जो निर्देशन आपने किए हैं महत्वपूर्ण नाटकों का, और इसके अलावा आपको बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। तो ऐसे हमारे श्री अरविंद गौड़ जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और
आप दोनों की बातचीत यहाँ पर शुरू हो, आप दोनों का कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हो। बहुत सारे पहलू यहाँ से आज इस बातचीत से, इस कॉन्वर्सेशन से निकलेंगे और हम सब सुनने के लिए इसे बेताब है। तो मैं यहाँ से विदा लेती हूँ और आप दोनों के साथ जो कॉन्वर्सेशन होगा उसे हम सब यहाँ मिल करके सुनते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ही नायाब मौका है। जब मैं दिल्ली आज से लगभग 15 साल 16 साल पहले आया, उससे पहले मैंने नाटक नहीं देखे थे। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने जो पहला नाटक गांधी और अंबेडकर देखा था वो अस्मिता थिएटर ग्रुप का नाटक था। तो बहुत अच्छा मौका ये रहा कि मेरे दिमाग में जो पहला नाटक पड़ा और जो पहला थिएटर पड़ा, उसने मुझे ये बताया कि हाँ, इस तरह का थिएटर होता है। और उसके बाद जो चीजें मैंने देखी, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड बन गया अस्मिता थिएटर ग्रुप। हम कहने लगे कि अगर ये वाला अस्मिता थिएटर ग्रुप करता तो वो अलग होता। तमाम सारे ग्रुप्स को देखने के बाद में तो परोक्ष रूप से ही सही, अस्मिता थिएटर ग्रुप यानी अरविंद सर मेरे थिएटर के गुरु हैं। और आज ये कितना अच्छा मौका है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आज उनसे बात कर पा रहा हूं। और ये आर्काइव में मैं रखूंगा कि ये एक मुझे मौका मिला था कि मैंने सर से बात की थी। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं जब देख रहा था, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो कितना प्यार उमड़ा पड़ा था। सब अपनी अपनी तस्वीरों के साथ आपको विश कर रहे थे। तो इससे शानदार और दूसरी उपलब्धि क्या हो सकती है। मेरा पहला सवाल इसी मौजू से निकलता है कि मेरे गुरु आप रहे, आपका थिएटर का गुरु कौन रहा या कौन कौन रहे, और आप उनमें से सबसे ज्यादा मुतासिर किससे हुए जिसने आपको थिएटर की दुनिया में आगे बढ़ाया? जी, सबसे पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और गुरु, सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें घर में जिंदगी सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है, समाज में कैसे रहना है, कैसे आसपास को समझना है। तो हमारे सबसे पहले गुरु जो है अब हमारे पिता और माता जी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, घर में सीखा, बाहर भी सीखा। और यहाँ तक तो जब मेरा थिएटर शुरू हुआ तब भी वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। थिएटर में मेरी विधिवत शिक्षा नहीं रही, और थिएटर में मैं बहुत सारे क्षेत्रों से भटकता हुआ थिएटर के अंदर आया था। तो थिएटर में मैंने विधिवत रूप से कहीं ज्यादा काम नहीं किया, और सिर्फ देखा, समझा, और ट्रायल और एरर के बीच में करते हुए, सीखते हुए ही मैं लुढ़कते हुए चलना मैंने, और फिर दौड़ना सीखा। तो उसमें इस प्रोफेशन में इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं या मेरे को आगे बढ़ाने वाले कोई एक विशेष गुरु रहे हैं। लेकिन हाँ, थिएटर में जिनको मैं मानता हूँ, जिनका मैं सम्मान सबसे ज्यादा करता हूँ, उसमें हबीब तनवीर साहब है। हबीब तनवीर साहब के साथ मैंने जब अस्मिता थिएटर को शुरू कर दिया था, हबीब साहब हमारे नाटक देखने आते थे। हबीब साहब से पुराना रिश्ता था मेरा, और उस समय उनकी रिहर्सलों में मैं चुपचाप बैठता था। फिर जब मैं पीटीआई टीवी में था तो 91 के आसपास जो है, 91 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, तो उसका मैं हिस्सा था। उससे पहले उनके नाटकों पर मैंने लिखा था। तो बाद में हबीब साहब जब नाटक देखने आते थे तो उनके साथ उनके बैक स्टेज में काम करने लगा था। अस्मिता का डायरेक्टर होने के बावजूद मैं उनके साथ जाकर बैक स्टेज में, लाइट में, सेट में वैसे मदद करता था, और वो अंतिम दिनों तक उनके साथ चला। तो हबीब साहब के साथ मेरा घर का रिश्ता था। तो वो अगर प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं थिएटर में, तो मेरे हबीब तनवीर साहब हैं, जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ। और ये मेरे लिए अजीब सा संयोग भी रहा कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जो मेरे पहले प्रथम गुरु थे, जो अध्यापक भी थे, और हमारा अध्यापक परिवार है, आज जब उनके मृत्यु के 2-2.5 महीने बाद ही हबीब साहब भी चले गए। तो एक साथ ही 2-3 महीने में ही जो है, दोनों जिनको मैं सबसे ज्यादा मानता था वो नहीं रहे। तो आज उनको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बातचीत शुरू करूंगा। तो ये एक ऐसा दिन होता है जब हम अपने तमाम उन अध्यापकों को याद करते हैं, जो हमें अक्षर ज्ञान से लेकर हमें जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। तो तमाम लोग होते हैं जिंदगी में, तो उन सबको आज याद करने वक्त है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज, आपने जैसे कहा कि फेसबुक है, सोशल साइट्स हो, सब जगह अस्मिता थिएटर के नए पुराने तमाम छात्र जो है
शुभकामनाएं मुझे दे रहे थे, याद कर रहे थे। तो अपने में एक टीचर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसके छात्र उसको याद करते हैं। और ये शायद यही हमारे उत्साह का एक कारण भी होता है। अध्यापन करते करते, डायरेक्शन एक अध्यापन की तरह ही है, और अध्यापन करते करते आपको जब आपके छात्र भी मानते हैं कि आपने उनकी जिंदगी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है, तो ये हमारे लिए एक नई ऊर्जा काम करता है। तो अध्यापक के लिए उसके छात्र एक नई ऊर्जा की तरह काम करते हैं। तो आपने सही कहा कि आज के दिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक नई ऊर्जा का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आ, जब मैं आपकी पूरी यात्रा को देखता हूं तो वो पत्रकारिता से, दूरदर्शन से होते हुए, पीटीआई से होते हुए निकलती है, और तब जा करके वो थिएटर पर आकर रुकती है। और थिएटर में भी वो चाहे स्टेज डिजाइनिंग हो, या लाइटिंग हो, या स्क्रिप्ट राइटिंग हो, या डॉक्यूमेंट्री में काम करना, इसे कैसे देखा जाए? क्या ये भटकाव था जब हम नए नए चीजों को खोज रहे थे, या एक यह स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया थी कि इसे इसी रास्ते से होकर के जाना था? अच्छी नौकरी है, अच्छा सब कुछ है, और उसके बावजूद भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट से निकल करके थिएटर की दुनिया में आना, जहां सब कुछ बहुत ही अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल है, ये फैसला कब और आप कैसे ले पाए? दरअसल ये हम जब शुरुआत में होते हैं सभी, तो बचपन को सपने होते हैं। पहले आपके अपने सपने होते हैं, फिर माँ बाप सपने देते हैं, फिर दोस्त देते हैं। तो धीरे 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 सब कुछ बढ़ता है कि आपके बार बार सपने बदलते हैं। कि जैसे मेरा बचपन में था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। मेरे जी रिश्ते के ताऊ जी आजाद हिंद सेना में थे। तो जी उसके बाद उनसे उनकी बहुत सारी बातें हम सुनते थे। तो मुझे लगता था मुझे आर्मी में जाना चाहिए। तो मैं अपना नाम भी बचपन में जो है लेफ्टिनेंट अरविंद बोला करता था। जैसे जैसे फिर बड़ा हुआ जी जी पिताजी, तो फिर बड़ा हुआ तो उसके बाद लगा कि अध्यापक बनना चाहिए। फिर बड़ा हुआ तो अलग अलग समय में अलग अलग हमारे सपने होते हैं। लेकिन पिताजी चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मुझे मेरा प्रवेश हुआ। लेकिन मैं वहां पूरा नहीं कर पाया। मेरा मुझे वहां से उन्होंने जो है निकाल दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से गलत बातों का विरोध करने की आदत थी। तो वहां भी जो है हम लोगों ने जब हड़ताल की, आंदोलन किया, तो उन्होंने मुझे डिटेन कर दिया। मैं 6 सेमेस्टर में जो है डिटेन हो गया, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग वापस नहीं गया। तो मेरा मेरा पूरा पूरा जो भविष्य रहा, मेरा जो जिस तरह से मेरी यात्रा रही, बहुत ही टूटी फूटी रही है, और पढ़ाई अधूरी रही। उसके बाद वहां से जब निकला तो परिवार के सपने टूटे थे, मेरे सपने टूटे थे। बहुत निराशा का माहौल था। लगता था कि ये ऐसा क्यों हो गया, जबकि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं था। तो व्यवस्था से पहले टकराव की जो स्थिति आती है, वो वहीं पर आई थी। और उसमें ही उससे पहले की घटना है कि मैं प्रथम वर्ष में था, तो कॉलेज के अंदर हड़ताल हुई। मैं लाइब्रेरी से आ रहा था, तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो वो जो पुलिस ने जो मुझे पकड़ा था, वो शायद मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और मेरा कोई कसूर नहीं था, ना मैंने बसें तोड़ी थी, ना मैं किसी पर पत्थर फेंका था। लेकिन उन्होंने पकड़ा, और उसके बाद मुझे थाने लेकर गए, और वहां पर रात को 2:30 बजे पिताजी ने आकर मेरी जमानत कराई। वो केस लगभग 12-13 साल चला। तो वहां से मुझे एक लगा कि अरे ये क्या हो गया, और कि कैसे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अगले दिन अखबार में छपा कि ऐसे 5 छात्र पकड़े गए। तो मैं नवभारत टाइम्स के उस समय संपादक थे, अंग्रेजी संपादक थे, वात्स्यायन, हीरानंद वात्स्यायन लगे। तो मैं सीधा उनके पास पहुंचा, और बहुत छोटी उम्र का लड़का था, मेरा ख्याल 16-17 साल के रहा। मैं पहुंच गया उनके पास कि ये खबर आपके यहाँ गलत छवि है। उन्होंने कहा फिर सही खबर क्या, बोले लिख कर दे दो। मैंने लिखी, उनको दे दी। उन्होंने उसको संपादकीय पन्नों पर जो पत्र आते उसमें छाप दिया। वहां से मुझे लगा कि अपनी आवाज उठाने के लिए आपके पास कलम होना जरूरी है, आपके पास एक ऐसा साधन जरूरी है जिसकी अब के से आप अपनी आवाज उठा सके। तो मैं लिखने लगा, कुछ कुछ अब कहानियां लिखने लगा, छोटी छोटी चीज लिखने लगा। और साथ साथ मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था। लेकिन जब इंजीनियरिंग से निकाला गया तो एक झटका लगा, और उसके बाद मैंने एक कारखाने में नौकरी की। घर वालों को जी। नहीं पता था। 325 रुपए में नौकरी की मैं। उस जो स्टोर कीपर था उसका असिस्टेंट लगा, दिन भर में काम करता था। और उसके बाद जो है चाय की पर्ची मिलती थी, उससे चावल आधी प्लेट लेता था। तो लगभग 3-4 महीने जब मैंने मजदूरों के बीच में काम किया, तो जिंदगी का एक नया अनुभव मुझे वहां पर आया। उसके बाद फिर मैंने मजदूरों के साथ नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए, और मैंने अखबारों में चक्कर लगाने शुरू किए। मुझे लगा कि लिखना एक बहुत बड़ी ताकत है।
और जी अगर हमारे पास एक ताकत आती है तो समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। और बहुत सारी चीजों के प्रति मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, चारों तरफ से जी मुझे लग रहा था ये क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। बचपन से मैंने शिक्षा में जो भेदभाव उसको देखा था कि सरकारी जी स्कूल पब्लिक स्कूल, हमारा सरकारी पब्लिक स्कूल में इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पिताजी पंखा नहीं दे सकते थे, या जी हमारे पिताजी पास जी साइकिल नहीं थे, पिताजी पैदल स्कूल पढ़ाने के लिए जाते थे। वो बस अटैची लेकर स्कूल जाते थे, हम जो माँ का बनाया वो बस्ता लेकर जाते थे। हम चप्पल पहन कर जाते, वो चमकते जूते लेते थे। तो ये सब जो भेदभाव थे, हमें लगता था बच्चे तो सब बराबर होते हैं, फिर भेदभाव क्यों है। ये इस जी तरह की छोटी छोटी चीजों के जो भेदभाव वाले हिस्से आते गए, वो हर स्तर पर आते गए। और बड़े होते होते ये भेदभाव ज्यादा समझ में आने लगे, गरीबी का, अमीरी का, रंग का, प्रांत का, और यहाँ तक कि आपके किस परिवार से आप आते हैं, भाषा का, जाति का, मजहब का, ये सब बहुत सारी चीजें देखते देखते जब मुझे लगा कि ये इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना जरूरी है, तो मेरे अंदर जो मैंने पहले पत्रकारिता के माध्यम से उसको कोशिश किया। जी उसी दौरान मैं जब लिख रहा था, पढ़ रहा था, तो लाइब्रेरी में जाता था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। और वहां पर उस समय एक ड्रामा ग्रुप था, वहां हर बुधवार को वो नाटक देखने लगा। वहां देखते देखते लगा था हम भी कर सकते हैं नाटक। तो मैंने सबसे पहले जो बादल सरकार का जुलूस नाटक था वो कर डाला। मतलब मुझे जी कुछ नहीं आता था, देखते देखते बस नौसिखिया कर लिया। फिर लगा कि अरे नाटक तो किया जा सकता है। तो जी करते करते मैंने नाटक सीखा। तो बहुत सारी चीजों के बीच में था मैं उस समय। मैं जागृति कॉलेज में भी दोस्त थे, वहां जाकर भी नाटक बिना सीखे नाटक सिखाने लगा। और हम लोगों ने उस समय अब तो ये एक पूरा प्रक्रिया थी जहां पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसी बीच में हमने एक जी नाटक तैयार किया। उस समय भाषा का, हिंदी भाषा का बड़ा आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, जी यूपी। तो वो हमने एक नाटक तैयार किया है कि भाषा के, मातृभाषा के पक्ष में। हमें लगा कि जब हम अपनी भाषा में अगर सीखते हैं तो ये हर बच्चे के साथ आती है। ये भी एक कुंठा होती है, भाषा की कुंठा। तो वो हमने उसके एक नाटक किया, विदेशी आय नाम का। तो वो नाटक हमने दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में किया, उससे उत्साह बढ़ा। तो करते जी करते, नाटक से करते और लड़ते झगड़ते, खुद से, समाज से लड़ते झगड़ते मैं कर रहा था। और इस बीच में फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। तो इसी बीच जी में चौरासी के दंगे हुए। जी और उस समय तक मैं कुछ कुछ लिखने लगा था, अखबार में छपने लगा था। तो उस दंगों को मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने अपने जो मेरे एक मित्र थे, उनको हमने 3 दिन तक उनको बचाया। फिर चौथे दिन सुबह मतलब उनके बाल काटने पड़े, फिर उनको वहां से निकालना पड़ा। मतलब जिंदगी, वो मुझे आज भी दृश्य याद है कि जब उनके बाल काटे जा रहे थे तो वो किस तरह बिलबिला कर रो रहे थे। मतलब जिंदगी बचाने के लिए लोग, वो एक बहुत बड़ा, मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल सा दृश्य है। और जी तो उस दौरान हमने बहुत सारे अपने आंखों से टायर डालकर लोगों को जलते हुए देखा। हम बचाने की कोशिश करते, लेकिन भीड़ का इतना उन्माद था कि नहीं कर पाए। तो वो समाज में मजहब की वजह से जो हिंसा होती है उसको देखा। फिर और समाज में धीरे धीरे जैसे आगे देखते चले गए, तो 89 में, 89, 92, ये सब चीजें ये हमारे जहन में आती चली गई। और वहां मेरे लिए शिक्षा जो है, समाज में जो कुछ भी हो रहा था, देश में जो कुछ भी हो रहा था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी पाठशाला बना। और जी मेरे खुद के अनुभव, जो मेरे आक्रोश था, मैंने कविताओं में निकाला पहले, फिर पत्रकारिता में निकाला। फिर मैं उसको जब लगा कि इससे आगे जाने की जरूरत है, तो फिर मैं पीटीआई टीवी में भी गया, वहां भी मैंने 2 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं फुल टाइम नाटक की तरफ आया। इससे पहले मैं जी नाटक में आया था, नाटक कर रहा था। मैं एक संस्थान में गया था कि जहां पर मुझे लगा कि मुझे विधिवत नाटक शिक्षा लेनी है। ये 88 89 की बातें हैं। तो मैं गया, जी तो उन्होंने मुझे देखा कि कुछ करके दिखाइए। मैंने करने लगा। तो उसके बाद उन्होंने 1 मिनट बाद ही मुझे कहा कि हो गया, जाइए। जी तो मैंने कहा सर देख तो लीजिए, मुझे थिएटर सीखना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हो गया। और तुम नाटक करोगे, अपनी शक्ल देखी है। ये बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। ओहो वो इतना मुझे खराब लगा कि मैं 2 साल थिएटर में नहीं आया। मैं अपने मजदूरों के साथ काम करता था, किसानों के साथ नुक्कड़ नाटक करता था, लेकिन मैं मेन स्ट्रीम थिएटर से अलग हो गया। और उस दौरान मैं पीटीआई टीवी मैंने ज्वाइन कर लिया था प्रसन्ना के साथ। तो जी वो एक ऐसा दौर था जहां मेरा डिसीजन हुआ था कि आप रंग से, या कद से, या शक्ल से, भाषा से आप थिएटर में रिजेक्ट करते हैं। तो जब 93 जी में मैंने अस्मिता बनाया, तो जी अस्मिता का मतलब ये कि अपनी आइडेंटिटी। तो अस्मिता जब बनाया, तो हमने ये तय किया कि हम किसी को भी किसी भी आधार पर रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम जी किसी को भी, हम कौन होते हैं, किसी की योग्यता को देखने वाले, किसके अंदर टैलेंट है नहीं है, और किसकी शक्ल पर लिखा हुआ है।
कि आप जी कोई शक्ल देखकर कैसे तय करें, रंग देखकर कैसे तय करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह हमारे अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरीके से फैला हुआ है, तो ये जी गुस्सा मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, आज भी है। और उसको रचनात्मक दिशा देने के लिए ही अस्मिता की शुरुआत हुई। हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया आज तक कि आइए करिए, काम कीजिए, आपके ऊपर है कि आप कितना आगे जाते हैं, आपके सपने कितने पूरा करने में कितनी मेहनत करते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो हर एक को हमने मौका दिया। नतीजा क्या हुआ कि पूरे थिएटर का, हिंदी जगत के थिएटर रंगमंच का पूरा पूरा शक्ल बदल गई। और कोई भी आज किसी को रिजेक्ट नहीं करता है, कोई भी आकर काम कर सकता है। ये अपने आप में बहुत डेमोक्रेटिक माहौल थिएटर के अंदर बना। और मुझे लगता है कि अस्मिता ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और नतीजा यही है कि बहुत सारे अभिनेता जिनको हम, जो पहले लोग इस सो कॉल्ड स्टैंडर्ड में नहीं आते थे, चाहे जी थिएटर हो सिनेमा हो, वो आज अपनी जगह बना रहे हैं। और जी यही मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, आप किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि वो उससे उसकी प्रतिभा को वही रोक देते हैं। तो रंगमंच में मेरा ये हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा रहा कि वो जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। और इसीलिए अस्मिता को हमने एक प्लेटफॉर्म रखा। अस्मिता मतलब पहचान, जहां पर आकर अपनी पहचान को आप कोई भी कर सकता है। और जब ये हुआ तो एक लंबी यात्रा अस्मिता की वहां से शुरुआत हुई। बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार और बहुत सारी नई चीजें मुझे मुझे लग रहा था मैं तमाम सारी चीजें जानता हूं क्योंकि मैं कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता। अ, अब आगे बात ये करते हैं। अगला सवाल ये है कि अभी आपने हाल के दंगे भी देखे, और उन हाल के दंगों में आपकी भूमिका, जो भी आपसे किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि आप किस तरह अकेले जा करके बैठ जा रहे थे। और मतलब मेरे हिसाब से किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि जो जिस एरिया में आप रह रहे थे वहां इस तरीके का कदम उठाना, बाहर जाना, बैठ जाना, अ, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन थिएटर का जैसे ही नाम आता है, बहुत लोगों के लिए परिभाषा में थिएटर मनोरंजन का साधन है। समय बचा है तो थिएटर कर लेते हैं, समय है तो थिएटर देख आते हैं। थिएटर की एक समग्र परिभाषा अगर रची जाए तो क्या हो सकती है? क्या हम उसको रचनात्मक अभिव्यक्ति कहें, मनोरंजन कहें, संवाद का जरिया कहें, जागरण का साधन कहें, परिवर्तन के लिए उसको एक हम टूल की तरह देखें, या ये सब कुछ है? थिएटर को हम कैसे समझें, कैसे जानें? दरअसल मेरे लिए थिएटर एक सामाजिक बदलाव के साथ साथ खुद की बदलाव का भी रास्ता रहा है। जब मैं जी थिएटर ज्वाइन किया था तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था कि तमाम मुद्दों पर मेरे लिए गुस्सा था जो मेरे आसपास हो रहे थे। और नतीजा था कि मैं बहुत लड़ता झगड़ता था। तो थिएटर ने मुझको रचनात्मक बनाया, सकारात्मक बनाया। और यही मेरा आज भी है कि रंगमंच मेरे लिए कला, सिर्फ कला कला के लिए नहीं है, सिर्फ मनोरंजन का माध्यम मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं थिएटर में मनोरंजन के लिए आया ही नहीं। थिएटर मेरे लिए एक माध्यम बना खुद की अभिव्यक्ति का। और अपने जो मेरे आसपास जो मुझे एक रचनात्मक पीड़ा थी, या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो मुझे एक सवाल मुझे परेशान कर रहे थे, उनसे थोड़ा थोड़ा डायलॉग का मेरे लिए रास्ता बना। तो मेरे लिए थिएटर तो आज भी एक सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का माध्यम है। और कोई भी कला, चाहे रंगमंच हो, चाहे साहित्य हो, पेंटिंग हो, नृत्य हो, सिनेमा हो, कोई भी माध्यम अगर समाज के साथ नहीं जुड़ा है, उसके सवालों को उठाता नहीं है, तो फिर वो उसका कोई मतलब भी नहीं है। और यही वजह थी कि तमाम माध्यमों को मैंने अपनाने की कोशिश की। वहां से होते हुए मैं रंगमंच तक आया। और रंगमंच में जब अलग अलग तरह के नाटक किए, अलग अलग विषयों पे नाटक हुए, मंच के नाटक, नुक्कड़ के नाटक, और फिर उनको हमने जब सामाजिक आंदोलनों से जोड़ा जो हमारे आसपास हो रहे थे, तो उसके माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और मुद्दे ज्यादा निकल कर आए। अस्मिता ने अलग अलग मुद्दों को लिया, चाहे हमारे जेंडर के सवाल थे, जाति के सवाल थे, मजहब के सवाल थे, या किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, छात्रों के सवाल, एलजीबीटी के सवाल, कोई भी सवाल था, उन मुद्दों को हम अपने नाटकों में लेकर आए। और उससे हमारे अभिनेताओं का एक विकास तो हुआ ही। हम उनसे समझने की, मुद्दों को समझने की हमने कोशिश तो की। और लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो परिवर्तन की जो कोशिश की गई,
जो सवाल उठाए वो भी उसके माध्यम से हुआ। तो मेरे लिए रंगमंच कभी भी कला का, सिर्फ प्योर विशुद्ध कला का माध्यम कभी नहीं रहा है। और यही वजह रही है कि हमारे रंगमंच को सोशल पॉलिटिकल थिएटर ही कहा जाता है। हम उसको जो है कभी भी सिर्फ विशुद्ध कला नहीं करते हैं। और इसीलिए हमने नाटकों को आंदोलन से जोड़ा। आजाद भारत के अंदर 3 प्रमुख आंदोलन हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। जेपी का आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिसने केंद्र में सरकार पलट दी, और उससे जेपी के आंदोलन के बाद देश में आपातकाल लगा और फिर उसके बाद सरकार पलटी, और जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे। उसके बाद भारत में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, फिर निर्भया वाला आंदोलन हुआ। तो ये इन सब आंदोलनों में थिएटर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हमारे सौभाग्य कि हम 2 आंदोलनों में उसके केंद्र में रहे। तो ये मुझे लगता है कि रंगमंच की एक सामाजिक भूमिका है, वो उसको हम नकार कर हम सिर्फ उसको विशुद्ध कला का माध्यम नहीं बना सकते हैं। और विशुद्ध कला का माध्यम बनने से वो सिर्फ जो है कला का जो है आर्ट पीस तो बनकर रह जाएगा, लेकिन इसको समाज में कोई ज्यादा योगदान नहीं होगा। जब हमने रंगमंच करना शुरू किया तो उसमें हमारे सामने हमसे पहले जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, जैसे भारत में राजनीतिक रंगमंच की शुरुआत जो इप्टा के माध्यम से हुई थी। इप्टा के बाद देश में बहुत जगह छोटे छोटे समूह अपना नाटक कर रहे थे, जो अलग जगह नुक्कड़ नाटक करते थे। फिर सफदर हाशमी थे, गुरशरण सिंह थे, तो इस तरह के हबीब साहब तो थे ही थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे थे। जब हमने नाटक करना शुरू किया तो हमारे सामने मुद्दा था कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि मुझसे पहले के जो लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, भारत में नुक्कड़ नाटकों का जो पूरा पूरा इतिहास है, उसमें ज्यादातर नुक्कड़ नाटक किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे, विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। तो जब हमने करना शुरू किया तो हमारे साथ भी था कि हम अभी तक विचारधारा के साथ ही लोग नुक्कड़ नाटक जुड़ा मानते हैं, विचारधारा प्रचार करना में से कहीं कुछ चुनना था। तो हमने तय किया कि हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। हम किसी पार्टी के झंडा नहीं बनेंगे, कि झंडा बनते के साथ उस पार्टी के तमाम सही गलत निर्णयों में आपको शामिल होना होता है। और हम समाज के साथ काम कर रहे हैं, समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मुद्दे तो हमारे सबके एक है ना। जेंडर का मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारे समाज में गरीबी अमीरी का मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है। तो जो भी मुद्दे होंगे हमारे समाज में, सबके मुद्दे हैं, हमें सबको लेकर साथ चलना है। इसीलिए हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं लिया, और आज तक हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ना ही हमने किसी पार्टी के पीछे किए, उसके पीछे गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो अस्मिता को आज भी एक ताकत देता है कि हमने तमाम बहुत सारे लालच आए, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे स्थिति आई, लेकिन कभी भी हमने उसको नहीं लिया। और नतीजा उसका हुआ कि हमारे आवाज के अंदर एक तो सब लोगों की आवाज आई। जब हम जनता के बीच में गए तो लोगों ने हमें स्वीकार किया, बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया हर तमाम स्थितियों में। आप चाहे भ्रष्टाचार का आंदोलन ले लीजिए, उसमें हजारों नाटक अस्मिता ने किए और लोगों को जागरूक किया, जिसका नतीजा बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में और दिल्ली के अंदर हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता आई, और केंद्र में भी सरकार बदली और राज्य के अंदर नई पार्टी आ गई। भ्रष्टाचार मिटाए नहीं मिटा वो अलग मुद्दा है, लेकिन परिवर्तन तो आया, और बहुत सारे लोग जो है उससे प्रभावित हुए। तो ये निर्भया के में देखिए, निर्भया का जब ये जो दुर्घटना हुई उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा था, राष्ट्रपति भवन पर हजारों लोग भीड़ थी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस दिन अगर अस्मिता थिएटर ग्रुप के एक्टर वहां नहीं होते, काले कुर्ते वाले, तो शायद उस समय इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा होती। लोग गुस्से में थे और पुलिस ने उस समय 7 बार लाठीचार्ज किया था, लेकिन उसके बाद भी एक भी पत्थर जो है नहीं फेंका गया, क्योंकि वहां पर थिएटर वाले थे जो गानों के माध्यम से, अपनी मौजूदगी के माध्यम से आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से दिशा दे रहे थे। तो ये थिएटर की बड़ी ताकत है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को आप कैसे दिशा देकर उसको सकारात्मक बनाते हैं। तो यही हुआ जब बिहार के अंदर था, हमने एक नाटक किया था, पुस्तकालय और मदिरालय। इस देश के अंदर पुस्तकालय की जरूरत है या मदिरालय की जरूरत है, एक मुद्दा था। तो उसमें हमने शुरुआत बिहार से की, हमने गया से नाटक करना शुरू किया। अब इस देश के अंदर जो लगातार जो कोई भी है राज्य, कोई भी है, लगातार जो शराब खाने खुलते जाते हैं,
लाइसेंस बढ़ते जाते जी हैं, लेकिन लाइब्रेरियों की संख्या देख लीजिए, लाइब्रेरी है शायद ही मतलब पुस्तकालय के मुकाबले में शायद 1% भी खुल नहीं पाती होगी। जी जी तो हमने सीधा मुद्दा बनाया कि पुस्तकालय चाहिए, मदिरालय चाहिए। आप जी तो और नतीजा क्या हुआ, जब हम नाटक कर रहे थे, हमने बिहार में जगह जगह नाटक किए, तो हम जब गया से निकले दूसरी जगह नाटक जी करने के लिए, तो मालूम हुआ कि औरतों ने गया के अंदर शराब की दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। जी जी तो जी आंदोलन का इतना असर था। और गया में विष्णुपाद मंदिर के सामने एक पुरानी लाइब्रेरी है जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी। जी और बाद में हमारे आंदोलन का असर हुआ कि वो लाइब्रेरी खोली गई। बिहार में बहुत जगह जो है सरकार ने लाइब्रेरियों को खोला। हमने भी कई गांवों में जाकर लाइब्रेरी की शुरुआत कराई, और नतीजा के अंदर पहली बार लाइब्रेरी मिशन बना। उससे पहले जी हमारे लाइब्रेरी मिशन नाम की वो चीज नहीं थी। तो ये नाटक की ताकत है कि किस तरह से नाटक परिवर्तन की तरफ ले जाता है और प्रभावित करता है लोगों की मानसिकता को। और छोटे छोटे नाटक में छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। जैसे जी डोमेस्टिक वर्कर्स की हमने 3 साल लड़ाई लड़ी। जी डोमेस्टिक वर्कर्स को पहले वर्कर ही नहीं माना जाता था। जी तो लड़ाई लड़ी हमने। लड़ाई का मतलब है कि हमने जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए, लोगों को जागरूक किया, जी और हमने कॉलेजों में जगह किया, मोहल्लों में किया। नतीजा क्या हुआ कि उस मुद्दे पर भी एक अवेयरनेस हुई, और नतीजा उनको वर्कर माना गया। तो जी ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। एलजीबीटी का मुद्दा था, जब लोग एलजीबीटी मुद्दे पर बोलना पसंद नहीं करते थे, उस समय जी अस्मिता थिएटर ने नाटक किया, और पहचान नाम जी का नाटक तो पूरे आंदोलन का हिस्सा बन गया। और जी उसने जो है कंधे से कंधे मिलाकर जगह जगह हमने नाटक किए। तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे नाटक रहे जिनके माध्यम से समाज के में विचारों में बहुत सारे परिवर्तन हमने कोशिश की। दस्तक हमारा नुक्कड़ नाटक है। दस्तक जी जब हम करते थे, नाटक के बाद बहुत बहस करते थे लोग कि ऐसा होता है वैसे। दस्तक छेड़खानी पर मुद्दे पर नाटक है। जब जी हमने दस्तक के शुरुआत का एक पहला सीन आपने देखा है कि घूर क्यों रहे हो, जी तो वो जी कहता है कि जी देखा ही तो है। हमारी तमाम जी फिल्मों में यही होता है कि देखा ही तो है, क्या कर लिया। तो ये यहाँ से शुरू, देखना भी, आप जो गलत दृष्टि से देखना भी गलत है। तो वहां ने जो शुरुआत की जेंडर पे समझने की, लोगों के साथ बातचीत की, नतीजा क्या कि आज दस्तक नाटक भारत के मतलब सैकड़ों स्कूलों में होता है, और जी उसके लिए सैकड़ों टीमें उस नाटक कर रही हैं। वो पूरे आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। तो ये जी एक नुक्कड़ नाटक कैसे जिंदगी का हिस्सा बनता है, हमारे आसपास जुड़ता है। तो जैसे आपने कहा नाटक क्या कहा, जैसे आजीविका हमारा एक नाटक है। जी आजीविका नाटक लड़कियों को सम्मानजनक रूप से का रोजगार की बात करता है। तो जी उसमें हमने दिखाया कि सिर्फ लड़कियां माँ के साथ जाकर घरों में चौका चूल्हा ही क्यों करेंगी, या उनके साथ जी जो सिर्फ छोटे छोटे काम जो ट्रेडिशनल काम के उससे बाहर निकले, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो। तो उस नाटक को हमने दिल्ली एनसीआर में और जयपुर राजस्थान बहुत सारी जगहों पर हमने स्लम बस्तियों में किया कि जी अपनी लड़कियों को आप पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए, और जो लड़की 10वीं पास है और 10वीं 12वीं पास है उनको आप नए काम में आगे बढ़ाइए। और उसके लिए हमने कई एनजीओ के साथ बातचीत की। और एक एनजीओ था जो लड़कियों को कार सिखाने की ट्रेनिंग देता था। तो उनके जी साथ हमने इनको जोड़ा कि आप आइए आगे बढ़कर कार चलाने के लिए आइए, सीखिए। नतीजा क्या हुआ कि 1,500 से 2,000 से ज्यादा लड़कियां आज उसकी नाटक के माध्यम से सड़कों पर गाड़ियां चला रही हैं। तो ये जो बहुत छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं नाटक के माध्यम से, ये करने की हमने कोशिश की है। और यही है कि इसलिए मेरे लिए नाटक एक परिवर्तन का माध्यम है, सिर्फ वो मनोरंजन का बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि हमने आज तक सरकार से एक पैसा भी ग्रांट नहीं लिया है। जी जैसे आप जानते हैं कि हमने इसलिए नहीं लिया कि क्यों टैक्स पेयर का पैसा है, और हमें लगता है जी टैक्स पेयर के पैसे को सरकार दूसरे महत्वपूर्ण कामों में लगना चाहिए, शिक्षा में लगना चाहिए, स्वास्थ्य में लगना चाहिए, लोगों के बुनियादी सुविधाओं में लगना चाहिए जहां पर उसकी जरूरत है। तो जी वो हमने नहीं लिया। हमारे सारे जो सोर्स हैं, जितने भी स्रोत हैं, मैं खुद वर्कशॉप करता हूँ, उससे आते हैं, या फिर हम जगह जगह नाटक करते हैं। मित्रों की मदद से भी हमारा बहुत सारा काम होता है। तो जी हम किसी बाहर से फंडिंग नहीं करते, क्योंकि जिससे भी फंडिंग करेंगे उसके एजेंडा आ जाएंगे। तो को ये लेके बहुत चलना जरूरी है कि पड़ता आपको बहुत स्पष्ट होना जरूरी है करना क्या है। तो वो है। हम जी लोग बहुत स्पष्ट हैं, और हम बराबर अपने को चेक करते रहते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ऐसा करने के बहुत सारे जोखिम भी हैं, और वो जी आप जी चर्चा मेरा भी अगला करेंगे हम। मैं जी जी मैं जी अगला सवाल मैं दरअसल वहीं से ला रहा था। एक चीज जो मैंने जी। नाटकों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ऑब्जर्व की है
कि जितने कम संसाधनों में, जितने कम प्रॉप्स के साथ किसी भी जगह पे नाटक कर लेने की जो क्षमता है, मैंने ये सीखी भी है अस्मिता से। और ये मैंने कहीं और नहीं देखा कि अगर उन्होंने स्टेज के लिए तैयार किया है तो उसको ओपन में कैसे कर लेंगे, ओपन के लिए तैयार है तो उसको तुरंत नुक्कड़ में कैसे बदल लेंगे। ये एक अपने आप में एक अद्भुत ट्रेनिंग है। और मेरी एक बार हिंदी एकेडमी के सदस्य से बात हो रही थी, वो हमारे अतिथि थे, वहीं जिक्र आया, उसमें राहुल हमारे साथ थे उस प्रोग्राम में। तो जब जी इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने ठीक दूसरी बात ये की कि जब मैंने जगह दिखाई अरविंद जी को, तो मैं बहुत ही मतलब मुझे पता था कि यहां नाटक हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ 10 मिनट मांगे और वहां नाटक हो गया। ये एक कला, ये इसकी तैयारी कैसे होती है, पहला सवाल। मैं भी बहुत कोशिश करता हूं कि मैं इसको सीखूं, कम से कम प्रॉप में, कम से कम तामझाम में अपनी बात कही जाए। और दूसरी, जब मुझे याद है कि जब मैं पहला नाटक अश्मिता का देख रहा था, गांधी और अंबेडकर, उसके बाद आपने कहा था कि सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। तो किसी का सवाल था कि ये कपड़े नहीं पहनते थे इस तरह के आपने जैसे कपड़े दिखाए हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का सवाल यही था कि आपके नाटकों में वैरायटी क्यों नहीं है, आपके नाटक सोशियो पॉलिटिकल सिर्फ यही दिखाई देता है, नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, आप कुछ दूसरे तरह के नाटक अश्मिता ग्रुप क्यों नहीं करता। और वहां से मुझे लगा था कि इस तरह का नाटक करना जो उस तरह से लोकप्रिय नहीं है जैसे और दूसरे नाटक होते हैं, उसके साथ आप, जाहिर सी बात है कि जब आप समाज में किसी कुरीति पे सवाल उठाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो सवाल सरकार पर चला ही जाता है, आप चाहें या ना चाहें। वहां क्या जोखिम शामिल होते हैं, तो पहला सवाल कम संसाधनों में थिएटर करने का, और दूसरा सवाल कि क्या क्या जोखिम आप उठाते हैं। फाइनेंशियल होता है वो, चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूं तो मुझे पता है तमाम तरीके से कैसे कैसे करके चीजें मैनेज की जाती हैं, लेकिन और किस तरह के जोखिम होते हैं, समस्याएं होती हैं जिनका आप सामना करते हैं। सबसे पहले तो चूंकि हमारे पास साधन कम है, हम नाटकों को में बजट बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते कि हमारे पास सीमित साधन है। तो इसलिए हम बहुत सारे हमारे जो सेट है, प्रॉप्स है, उसको हम रिसाइकल करते हैं। हम जो बेंच मेरे पास पिछले 10 साल पहले थी, वो आज भी है, उसको हमारे बहुत सारे नाटकों में दिखाई दे जाती है। जो प्लेटफॉर्म हमारे पास जो है 15 साल पहले, जो हमने 2003 में बनवाए थे, लगभग 17 साल पहले, वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिसाइकलिंग ऑफ सेट और प्रॉप्स हमारा, उससे हमारे को बजट कम करने में मदद मिलती है। दूसरा, हमारा उस समय ये लक्ष्य रहता है कि हम जो विषय है, जो कंटेंट है, उसको दिखाएं। हम अपने सेट को, लाइट को, कॉस्ट्यूम को, प्रॉप्स के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित ना करें, बल्कि हमारा जो विषय है उसके लोगों तक कैसे ज्यादा सीधे सीधे पहुंचाएं। ये एक अपने आप में बहुत हमने संसाधनों का सीमित संसाधनों में कैसे काम करें, ये लगातार अस्मिता की प्रैक्टिस है। जैसे मुझे याद है, जब तुगलक नाटक मैंने किया था, तुगलक जो इतिहास का बहुत बड़ा नाटक है, रंगमंच के इतिहास का, और हर डायरेक्टर उसको करना चाहता है, हर एक्टर उसको करना चाहता है। जब मैंने 94 में उसकी घोषणा की मैं तुगलक करूंगा, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा। जो तुगलक का मतलब भव्य था, तुगलक का मतलब पुराना किला, तुगलक का मिला मतलब जो है बहुत ही लाखों रुपए का बजट। और जब मैंने किया तो लोग बोले कि ये कैसे करेंगे। लेकिन मैंने 7-8 महीने लगाए, रिहर्सल में लगाए, करते करते जब मैंने उस नाटक किया, मैंने उसको सिर्फ जो है 5,000 के अंदर किया, बहुत कम पैसों में उसको किया। श्री राम सेंटर 20 मिनट में किया। सारे भव्यता का जो उसके साथ मिथ था, उसको उस नाटक ने तोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ, वो सुपरहिट नाटक बना। उस नाटक के जो है 35-40 शोज हुए, और जब उस नाटक के टिकट तक ब्लैक हुए, तो एक समय में जब उसका 20 रुपए टिकट था, 20 का टिकट 50 तक में ब्लैक हो गया। ये अपने हमें नाटकों के साथ ही बहुत बड़ी हमारी ताकत रही है कि, और हमने बहुत ही सीधे साधे ढंग से उस नाटक किया था। उसका अंधा युग जैसा नाटक किया। तो हमने जो भी नाटक किए, वहां से लेकर कोर्ट मार्शल से लेकर, या हमारे जो लेटेस्ट नाटक है, हमारे जो अभी godse@gaandhi.com नाटक है, एक मामूली आदमी है, या फाइनल सोल्यूशन जैसा नाटक है, सारे नाटक हमने बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम सेट के साथ किए, कि हमारे लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण था, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वरना भारत में अभी नाटकों की जो दुनिया के अंदर
ऐसे जी ऐसे जी नाटक हैं जिनको लोग कुछ ही साल पहले की बात है, तुगलक को लगभग जो है 5 करोड़ में किया गया। जी, पांच स्टेडियम में करोड़ के होने अंदर, लगे हैं। जी जी, 5 करोड़ में दिल्ली के अंदर कम से कम दो दो अच्छे ऑडिटोरियम बन सकते थे। और बिल्कुल। लेकिन नहीं, क्यों? पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कीजिए। यही स्थिति जी जो है देश में, जो सबसे बड़ा संस्थान है जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहां पर ट्रेनिंग में भी यही दिक्कत है कि सीमित संसाधनों में नहीं सिखाया जाता। हमारे जनता के टैक्स के पैसे को आप जो है ये बर्बाद करते हैं। जी आपको तो छात्रों को सिखाना चाहिए कम संसाधनों में भारत की स्थिति के हिसाब से कैसे रंगमंच करें, लेकिन हम वहां पर जो जी है भरपूर प्रशिक्षण के नाम पर जो है भरपूर पैसा खर्च करके पैसों बर्बाद करते हैं। जी तो दरअसल हमारे पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम है कि सरकार का पैसा है, ग्रांट है, पैसा है, थिएटर में पैसे की कमी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पैसे की कमी है तो गलतफहमी का शिकार है। सरकार बहुत पैसा देती है और वो पैसा बहुत दुरुपयोग होता है, अभिनेता तक नहीं पहुंचता है। और यही जी मुझे लगता है पूरी सिस्टम की गड़बड़ है कि जहां पर अभिनेता को सेंटर में नहीं रखा जाता है, वहां पर बीच में बहुत सारी जगह पैसा डिवाइड हो जाता है और या फालतू खर्चों में होता है। तो उस सब का एक तरह से हम काउंटर करते हैं। हमारा थिएटर उसका उसके एक पूरा एक काउंटर प्रतिरोध भी है। एक अल्टरनेटिव थिएटर कैसे हो सकता है, और अल्टरनेटिव के साथ साथ पॉपुलर जी थिएटर भी, कि जी गांधी अंबेडकर जैसे नाटक की आपने चर्चा की, वही नाटक है जिसके अभी तक हम जो 300 से ज्यादा शोज कर चुके हैं जी और बहुत जी हाउस पैक शो कर चुके हैं और गर्मा जी गर्म बहस वाले शोज कर चुके बहस। हैं जी जी कि, जी। और गर्मा गर्म और हाउस, और उसके माध्यम से हमने हजारों युवाओं को बाबा साहब और गांधी को पढ़वा दिया। जी और जी ऐसे नाटक, मुझे भी। कोर्ट मार्शल जैसा जी नाटक, कोर्ट मार्शल जैसा नाटक है जो आज जी भी शायद कोई दिल्ली में रहने वाला रंगमंच का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो देखने वाला है उसे कोर्ट मार्शल ना देखा हो। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने 85 बार कोर्ट मार्शल देखा है। तो कोर्ट जी मार्शल जैसे नाटक और ऐसे बहुत सारे नाटक जिनको लोग कहते हैं कि ये नाटक जो है सोशल पॉलिटिकल थिएटर है, सोशल पॉलिटिकल, लेकिन बहुत ही रुचिकर तरीके से, बेहतरीन अभिनय के माध्यम से, बहुत ईमानदारी से वो सामने आते हैं। जिन जैसे जिस लाहौर ने वे किया जमिया नहीं, जो जी। असगर बजाज साहब का नाटक है, असगर बजाज अस्मिता साहब उसको का। भी जी वैसे नाटक करता है। तो जी अस्मिता के जो नाटक है सोशल पॉलिटिकल जरूर है और उसके अंदर हम उसी को एम्फेसाइज करते हैं, वो हमारा इंटरप्रिटेशन भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ लोग उसको समझे, बात करें। हम उसको भाषण नहीं बनाते। जो नाटक का जी जो कंटेंट है उसको हम ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी दे, जो जरूरी भी है। ड्रामा नहीं होगा तो फिर जी वो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं है। जी जी तो हमारे जी नाटक जो है लोग हम मनोरंजन भी करते हैं। डैडी ऑफ वॉर जैसा नाटक, डैडी ऑफ वॉर का नाटक हम करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ अनार्किस्ट, वो इतना जी जी सटारिकल जी नाटक, लोग हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं। ए वुमन जी अलोन जो जिस तरह का जी नाटक है, जी तो ये बहुत सारे हम जो या अनटाइटल्ड सोलो जैसा नाटक लुसी दुबे करती है, तो ये जी। महेश दत्तानी के नाटक है। तो हमने विविधता ऑपरेशन थ्री स्टार। जी अस्मिता के नाटक में बहुत विविधता है, जिसमें जी हमने गिरीश कर्नाड के नाटक, राग कल्याण जैसा नाटक, ऐसा गंभीर नाटक उसके 250 ज्यादा शोज हम कर चुके। तो ये एक अपने आप में एक हमारे साथ काम करते करते, कम साधनों में काम करते करते, हमने एक ऐसा पूरा सिस्टम एक्टरों के साथ भी, दर्शकों के साथ भी संवाद बनाया कि हमारे नाटकों में बहुत मात्रा में दर्शक आते हैं। मतलब जी कई बार तो ऐसा हुआ कि ऑडिटोरियम वालों को हमने कहा कि नहीं नहीं, अब इससे ज्यादा एंट्री नहीं करेंगे हम। जी इस तरह फिर लोग जो है हाथ जोड़ते हैं, नहीं नहीं हमें जाने दीजिए, बहुत सारे। तो हमारे नाटकों को दर्शकों का प्यार बहुत मिला है। और जो नाटक जो लाखों रुपए खर्च करके होते हैं, वहां पर जो 50 लोग नहीं बैठे होते, हमारे जी नाटक जिसमें जो जी है 10,000 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं, उसके अंदर जो भरपूर ऑडियंस बैठी होती है। तो ये जी हमने पूरा एक डेवलप करने की कोशिश की है और उसका नतीजा है कि आज लाखों दर्शक अस्मिता ने पूरे देश भर में मनाए हैं। और बनाए। एक तरह का थिएटर जो डेवलप किया है, जो कम संसाधनों में हो सकता है, और उसके अपने, आपने जैसे कहा हम जिस तरह का रंगमंच करते हैं उसके अपने खतरे हैं। जी लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम किसी सरकार का, किसी पार्टी का विरोध नहीं करते। हमारा विरोध सिस्टम से है, जी जो से हमारी पूरी व्यवस्था के अंदर जो गड़बड़ है, हमारा विरोध उससे है। और जो उस व्यवस्था में जो उस समय जिम्मेदारी ले रहा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हमारा कहीं ना कहीं विरोध, जो लोग सोचते हैं कि हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं है। हमारा विरोध जो है सही चीजों सही करने से मकसद है हमारा।
तो ये इसका नतीजा क्या होता है कि बहुत सारे उसके खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। आज हम पूरे देश भर में सारी सरकारी संस्थाओं में हम जो है ब्लैक लिस्टेड है। जी। हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं हम लोग, ब्लैक जी कपड़ा जी। हमारा ब्रांड बन गया है, सब जगह से ब्लैक लिस्टेड है। और लेकिन दर्शकों के दिल में हम जो है उतने ही ज्यादा मजबूत है। तो जी ये उससे अंतर नहीं पड़ता कि आप ब्लैक लिस्टेड करते हैं हमें या नहीं बुलाते हैं, अपने फेस्टिवल में इनवाइट करते हैं नहीं करते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम जी देश के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, हमारे लोगों के अंदर जागरूकता आए, मुद्दों पर हम आगे बढ़े, जो आसपास मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे समस्याएं खत्म हो। तो जी हमारी लड़ाई जो बड़ी है, हमारी लड़ाई ये छोटे स्तर पर नहीं है। और जी और भी हमारे बहुत सारे नाटक जो है प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, जी रोक दिए जाते हैं। और नतीजा उसका बहुत बहुत ज्यादा जगह होता है, क्योंकि सारा पूरा पूरा भारत का रंगमंच, ज्यादा रंगमंच सरकारी अनुदान पर टिका हुआ है। ये जी हमारे दर्शकों को और बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है कि सर पूरा रंगमंच जो है इस तरह टिका हुआ है दर्शकों के बल पर। जो हमारे क्षेत्रीय रंगमंच है, चाहे जी बांग्ला रंगमंच है, मराठी थिएटर है, या गुजराती है, कन्नड़, तो जो क्षेत्रीय रंगमंच आज भी दर्शकों पर ही टिका हुआ है। लेकिन हमने हिंदी रंगमंच में ये कोशिश नहीं की। अधिकांश हिंदी रंगमंच सरकार के ऊपर ही अनुदान पर निर्भर करता है। तो ये इसका जी नतीजा क्या है कि जोड़ तोड़ होते हैं, चीजें होती हैं, लोग जो है बड़े डायरेक्टर्स के पीछे, कमेटी के पीछे आगे पीछे भागते हैं, इनाम के लिए, अनुदान के लिए, पद के लिए। वो सब आप जानते हैं, वो राजनीति जी जी हर जगह है। बल्कि आम, हम हिंदी साहित्य में लोग कहते हैं यहाँ राजनीति ज्यादा है। मुझे लगता है हिंदी हिंदी साहित्य और तमाम लोग जानते नहीं कि थिएटर में ज्यादा है। तो थिएटर पैसा जी दे। जी 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 हिंदी साहित्य में तो सिर्फ जी जो है अपना खेमे है, अपने ग्रुप है, अपने विचारधाराएं हैं, लेकिन यहाँ तो पैसा है। और सीधा सीधा जी जो पैसे का निर्णय कर सकता है उसके आसपास राजनीति पूरी घूमती है, उसके आसपास पूरा जी थिएटर घूमता है। तो जी ये सब संकट है। और ये सवाल मैं हमेशा उठाता रहा हूँ कि ये जो जिस तरह से आम जो हमारा अभिनेता है उस तक सुविधा नहीं पहुंचती है, उसका नुकसान रंगमंच को हुआ है, रोजगार को हुआ है। और हमारे जो आज भी रंगमंच के अभिनेता कुछ साल रंगमंच करने के बाद, उसके बाद भी अपना रोजगार नहीं ले पाते हैं। अब कुछ सालों से हुआ है कि स्कूलों के अंदर काम होना शुरू हो गया है, जी थिएटर जी वर्कशॉप शुरू हुई है, कुछ एनजीओ काम कराने लगे हैं, कुछ कुछ होने लगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी दूर तक नहीं जाता है। जी तो ये जो पढ़ाने में हर अभिनेता का रुचि नहीं होती है। तो ये अगर शायद हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो अगर थोड़ा सा उसमें एक डेमोक्रेटिक और डायलॉग होता, तो शायद ये अभिनेताओं को ये स्थितियां नहीं होती। कि एक जमाना था जब हक्सर कमेटी बनी थी, मैं थोड़ा जी पीछे ले जा रहा हूँ, उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, आज भी बस्तर में पड़ी हुई है। बहुत सारी बातें हुई, और चाहे पिछली सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, सरकारों को बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है कल्चर से। सिर्फ पैसा लीजिए, काम करिए, और पैसे लेकर काम करने वाले बहुत लोग जो है अपने करते रहते हैं, अपने मकसद पूरे करते रहते हैं। तो उसमें यह था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए। जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करना बहुत जरूरी है। हमारे पास कितने सारे आईआईटी है, कितने सारे हमारे पास आईएम है, लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। और जी एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये बात इसलिए कि लोगों को बहुत सारे को शायद जानकारी नहीं होगी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो नए अभिनेताओं को ट्रेन नहीं करता है। जी वो 10 नाटक शायद आप करके आने नहीं, चाहिए। वो हमारे जो अभिनेता होते हैं जो 3-4 साल ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद उनको विधिवत परीक्षा के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेंड होता है। यानी कि वहां जाने वाले विद्यार्थी हमारे रंगमंच के, हमारे थिएटर ग्रुपों के सबसे चुनिंदा हीरा होते हैं जो वहां जी जाते हैं, जी जो बहुत पहले ट्रेंड होते हैं, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए वहां पर है। तो उन विद्यार्थियों के लिए अब और ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, ये हमारा लगातार मांग रही है। और वो विद्यार्थी पूरे देश भर से सिर्फ दिल्ली में भावलपुर हाउस, मंडी हाउस में आकर ना जी पढ़े, वो जी अपने जी प्रांतों में पढ़े। और बिहार का जी विद्यार्थी यहाँ कर क्यों पढ़े, या मध्य प्रदेश का विद्यार्थी यहाँ पर क्यों आए, या कन्नड़ का विद्यार्थी, तेलुगु का विद्यार्थी, असम का विद्यार्थी, मणिपुर का, कश्मीर का क्यों यहाँ पर आएगा, पंजाब का यहाँ क्यों आएगा। और आने के बाद भी अब उसको राष्ट्रीय एक शब्द है तो उसको हिंदी में नाटक करना होगा। जी जी उसकी जी अपनी मातृभाषा,
अपनी मातृभाषा, अपनी बोली जो है खत्म करके वो हिंदी के, पहले हिंदी को सीखेगा फिर उसका नाटक करेगा, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ हिंदी हिंदी या किसी भाषा का विरोध की बात नहीं है, और लेकिन आप जो अभिनेता है उसको उसकी भाषा में अगर रंगमंच सिखाएंगे, उसके क्षेत्र में सिखाएंगे, तो उससे भारतीय रंगमंच का विकास होगा। और भारतीय रंगमंच एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय रंगमंच को तभी विकास हो पाएगा। आप यहाँ पर पूरे देश भर से लाकर 25 विद्यार्थियों को, सीखे विद्यार्थियों को जब सिखाते हैं, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको अपनी मातृभाषा और उनकी बोली खत्म ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर प्रांत में, हर राज्य के अंदर उनकी बोलियों के अंदर रंगमंच का विद्यालय होना चाहिए। एक सिर्फ से तो ये एक कल्चर पॉलिसी बात है कि कल्चर पॉलिसी हमारे पास नहीं है, तो ये ऐसे सवालात हैं, और एक हम शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें निकलती चली जाती हैं। कल्चर पॉलिसी से जुड़ा हुआ फिर बहुत सारे मुद्दे आते हैं। जो फेस्टिवल्स होते हैं आप जानते हैं, फेस्टिवल कमेटी अलग होनी चाहिए, ये फिल्म कमेटी अलग है, फिल्म फेस्टिवल की कमेटी अलग है। लेकिन हमारे यहाँ ये शायद लोग पता नहीं, चूंकि बहुत बड़े ये सब चल रहा है, घपला चल रहा है, और कोई बात करने को तैयार नहीं। बात करने का मतलब है कि आप जो है सब चीज अलग कर दी जाएंगी, और मुझे तो मैं तो उसमें हुई नहीं, तो लोग कम बोलते हैं। हम जब एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो भारंगम कहलाता है, उसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं है, उसके अध्यापक जो मैनेजमेंट या फेस्टिवल इवेंट कमेटी नहीं है, इवेंट के लिए नहीं है, उनका काम है विद्यार्थियों को पढ़ाना, और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनको लगाया गया है, विद्यार्थियों को वहां पढ़ने के लिए भेजा गया है। 1.5 से 2 महीने उनके इसी फेस्टिवल खराब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब सवालात रंगमंच के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जहां पर अगर उनके बारे में बात करेंगे तो अभिनेता सेंटर में आएगा। अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं में काम होगा तो रोजगार डेवलप होगा, वहां पर अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी, और हमारा रंगमंच और ज्यादा विकसित होगा। तो ये मुद्दे बुनियादी हैं, इस पर काम की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे लगती रही है, क्योंकि इन पर बात नहीं करेंगे तो शायद सरकारी संस्थाएं जिस तरह काम कर रही हैं, टैक्स पेयर के पैसे चल रहे हैं, तो हमारा लड़ाई किसी संस्थान से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, उसको करेक्ट करने से है, क्योंकि ये देश का मुद्दा है, ये हमारे कल्चर का मुद्दा है। तो ये सवाल जब मैं उठाता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को ये पसंद नहीं आते, मुझे लगता है कि अरुण गौड़ तो उनके हितों उनके हितों खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इसको समझना जरूरी है। और जो जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो होगी तो हमारे नए आने वाले अभिनेताओं को, युवाओं को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, और उनको फिर अन्य माध्यमों में नहीं जाना पड़ेगा। और अन्य माध्यमों में जाकर भी वो आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक सुरक्षित आर्थिक आधार तो यहाँ डेवलप हो सकता है, जो अभी नहीं है। तो ये सब मुद्दे हमारे रंगमंच के और काम के हिस्से। जी। अब मैं अगला सवाल, मेरे पास समय है अभी 5-7 मिनट, हम और बात कर सकते हैं, या मुझे बता दिया जाए हमारे पास कितना समय है, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत हैं और सर के पास जवाब हर चीज का होगा। आप सवाल कीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, अभी आप बातचीत शुरू हुई है, आप जैसे चाहें। जी। जैसे हम अभी अभिनेता की बात कर रहे थे कि थिएटर में बाकी सब लोग बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलता है, और पहुंचते पहुंचते ट्रिकल डाउन की थ्योरी अभिनेता तक उचित जो आर्थिक सहयोग है वो नहीं पहुंचा पाती, और जिसके चलते फिर थिएटर से सीखे हुए लोग जो थिएटर में बहुत बेहतर कर सकते थे, उन्हें मुंबई का रास्ता देखना पड़ता है। आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो चीजें आ रही हैं, जो कम बजट में आ रही हैं, जहां सेंसरशिप नहीं है, उसने हमारे अभिनेताओं को काम भी दिया है और पहचान भी दी है। जैसे मैं अभी हमारे सेंसेशन बने अस्मिता के इश्वाक की बात करें, वो रातों रात पॉपुलर भी हुए, और वो सिर्फ एक सीरीज के थ्रू हुए, पाताल लोक के थ्रू हुए। या दीपक भाई की अगर हम बात करें, और भी तमाम सारे नाम हम अस्मिता से ले सकते हैं कि जो थिएटर से गए और उन्होंने अपना नाम बनाया, लेकिन ये सबको हासिल नहीं होता। कैसे हम अभिनेता के लिए ये इंश्योर कर सकें कि वो अपना लिवलीहुड, अपनी आजीविका थिएटर से चला सके, बना सके, उस तक चीजें पहुंचे, और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीजें आना शुरू हुई हैं, इसने कैसे थिएटर के लोगों के लिए रास्ता खोला है? आप इसे कैसे देखते हैं?
मैं इसको बहुत सकारात्मक देखता हूँ। और रंगमंच का एक ने बहुत बड़ा काम किया है कि रंगमंच ने, चाहे सिनेमा हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इन सब में अभिनय के स्तर को बहुत उठा दिया है। आप बिल्कुल। बलराज साहनी से शुरुआत करेंगे तो वहां से लेकर हमारे तमाम रंगमंच के जो साथी वहां पर रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह से लेकर और नई पीढ़ी में कंगना रनावत तक, दीपक जी। डोबरियाल, मनुषी चड्ढा और तमाम जो हमारे वहां पर मनोज थिएटर्स के, बाजपेयी, मनोज इरफान बाजपेयी, खान, जी इरफान खान, पंकज तमाम जो त्रिपाठी। रंगमंच के, जी जी। जी। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है और उन्होंने अभिनय के इसके माध्यम से एक पूरा तरीका ही बदल दिया। जी। तो ये वहां से शुरू होता होकर इशफाक सिंह तक आता है। जी। तो ये तो रंगमंच ने तो माध्यमों की ताकत बढ़ाई है और रंगमंच बहुत के अभिनेता हर जगह जाकर अपनी पहचान बहुत तेजी से बना रहे हैं। मुझे तो ये रंगमंच की ताकत भी है और रंगमंच की बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो ये मुझे लगता है कि अभिनेताओं के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा है कि जब रंग नाटक करके आप अन्य माध्यमों में जाते हैं तो जी। उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, रोजगार मिलता है, नाम मिलता है, उससे रंगमंच का भी लाभ होता है और परिवार या एक तमाम तरह की जन सिक्योरिटी उससे भी अभिनेता थोड़ा सा निजात पाता है। जी। और बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जो दोनों माध्यमों में आकर काम करते हैं। जैसे इशफाक सिंह जो है पिछले 3-4 सालों से दोनों माध्यम में काम कर रहा है। तो अलग जी। अलग अभिनेता हैं जो करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े अच्छी बात है कि अभिनेताओं ने सिनेमा में काम किया, चाहे मनुषी चड्ढा से लेकर अस्मिता की जो दीपक डोबलियाल ने अपने बहुत बेहतरीन काम किया, कंगना रनावत तो थिएटर की आवाज ही है और जी। जो थिएटर में जिस तरह से हम प्रतिरोध की आवाज करते हैं वैसी आवाज उसकी वहां भी बुलंद है। तो जी। ये एक नया माध्यम जो डिजिटल माध्यम के से आया है वो भी मुझे लगता है कि एक नया माध्यम है जहां पर नए अभिनेताओं के लिए बहुत ज्यादा काम आ रहा है और जी। इससे अभिनेताओं के लिए एक कहीं ना कहीं नया प्लेटफॉर्म भी नई डेवलप राहें हुआ है, खुल रही हैं। जी। जी। नई राहें खुल रही हैं और इससे थिएटर का बहुत ज्यादा लाभ भी होगा। मुझे याद है आज से 25 साल पहले जब हम रंगमंच से शुरुआत कर रहे थे तो उस समय हमारे थिएटर ग्रुप में 2 लड़कियां थी जी। और उनके भी माता पिता को हमें जाकर समझाना पड़ता था कि जैसे 7 बजे घर पहुंच जाएंगे और ऐसा होगा शो के दौरान, फिर हमें उनको किसी जिम्मेदारी लगानी पड़ती थी। आज जी। हमारे जी। थिएटर ग्रुप के अंदर जो है 45 लड़कियां हैं। तो जी। ये जो अंतर आया है, बदलाव है। ये जो जी। बदलाव जो आया पूरे समाज में बदलाव आ रहा है, ये बहुत सारे कारणों से आ रहा है। समाज में परिवर्तन भी हो रहा है, रंगमंच पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है और रंगमंच के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं जो बढ़ी है संभावनाएं बढ़। वो भी थिएटर को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है जी। कि एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और संवाद दोनों माध्यम के बीच में होना चाहिए। लॉरेंस ओलिवर जैसे अभिनेता जी। ताउम्र जो दोनों माध्यमों में काम करते रहे, तो जी। ये और एक अभी भी, मुझे लगता है कि जी जी अभी नसीर भी भाई करते हैं। नसीर भाई करते हैं, सौरभ शुक्ला जी करते जी हैं, राजेश जी। तेलंग करते हैं। तो ये तमाम बड़े लोग अभी भी कंटिन्यूअसली, पीयूष भाई अभी म्यूजिक या जी जी। स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन कर रहे हैं, सब एक्टिवली जुड़े हुए हैं। तो ये इससे रंगमंच का बहुत ज्यादा लाभ होगा और हो रहा है और मुझे लगता है कि अब नए अभिनेताओं के लिए और ज्यादा काम करने के मौके मिलते हैं। और एक मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि अभिनेताओं का जो प्रशिक्षण है वो जी। बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिनेता 3-4 साल ढंग से अच्छी मेहनत करके अगर इस अन्य माध्यम में जाते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होता है। अन्यथा जो मुंबई में एक जो अभिनेता जो प्रशिक्षित अभिनेता पहुंचते हैं उससे भीड़ उसका एक पूरा एक माहौल जो स्ट्रगलर का माहौल बन जाता है। तो वो जी। एक अपने आप में वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से अभिनेता को वहां काम नहीं मिलता है, जगह जगह जाता है तो उसके बाद रिजेक्शन होता है, फिट नॉट फिट का पूरा खेल होता है। तो ये जी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बहुत सारे सवाल जो खड़े हुए हैं जी। वो भी तमाम नए संदर्भ में देखा जाना जरूरी है कि नए अभिनेताओं को किस तरह जगह मिले और उनको एक सम्मानजनक रूप से काम मिले और उनके जो टैलेंट है उसका पूरा सम्मान भी हो। लेकिन ये जी। सच है कि नए अभिनेता ने और हाल ही में जब पूरे लॉकडाउन के दौरान तो हर घर में इशफाक सिंह पहुंच गया। जी। इशफाक सिंह जी। ने जी। एक बहुत बड़ा, तो ये रंगमंच के माध्यम से ही हुआ है। तो ये जी। एक अपने आप मुझे अच्छा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन जी। और रहा है बहुत और जल्दी हम बनना भी चाहिए। जी, और बहुत जल्दी हम राहुल को भी देखने वाले हैं। जी जी तो वो जी जी भी जी अपनी जी धमाकेदार एक एंट्री बहुत बड़ी करेंगे।
जी जी बड़ी जी फिल्म जी। में आ रहे हैं। तो अभी नए अभिनेताओं में राहुल खन्ना है, देवेंद्र कौर है, और बहुत सारे हमारे अभिनेता हैं जो लगातार इतने सालों से रंगमंच कर रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। सावी की अभी फिल्म आई है, बोर आई है फिल्म उसकी। जी, तो अलग बहुत अलग हिट हुई अभिनेता है काम कर रहे हैं, उसने, तो मुझे लगता है कि अपने काफी। आप में नए जी, अभिनेता। जी जी। क्रिटिकली और बहुत आपने भूर राहुल को का जिक्र सराहा किया गया तो है। स्कूलों, जी जी, स्कूलों में जो रंगमंच है वो भी एक नई संभावना खोल रहा है, जो जी, एक अपने आप में जी मेरा अगला सवाल यहीं से जी है कि थिएटर इन एजुकेशन, एजुकेशन इन थिएटर, ये शिक्षा और थिएटर, शिक्षा में थिएटर, थिएटर के द्वारा शिक्षा, ये कुछ टर्म्स हैं जो स्कूल्स को अक्सर उलझाते हैं कि पढ़ाने में थिएटर डाला जाए या थिएटर में पढ़ाई डाली जाए। आप इसे कैसे देख? ये एक डिबेट, ऐसी डिबेट है, और इसको डिबेट को मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी शुरुआती दौर था उसको जी, समझने में दिक्कत हुई है। जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने 3 साल पढ़ाया, जी, बीएलएड स्टूडेंट्स की वो पढ़ाया मैंने, और उसमें जी, एक सब्जेक्ट ये हमारे लिए थिएटर इन एजुकेशन था। और जी, उसके दौरान में काफी बहुत निकट से रहा हूँ। उस समय से नया सिलेबस बन रहा था, हम लोग चीजें बना रहे थे। हम 6 कॉलेजों में ही शुरुआत हुई थी, तो जी, वहां पर भी ये टकराव हुआ। आप उनको लगता था कि ये थिएटर के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, या कन्फ्यूजन मेरा अलग था। मेरा कहता है कि थिएटर को हम एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करें। सबसे हम्म, पहले टूल हमारे जो अध्यापक जाकर छात्रों को पढ़ाने वाले हैं, उनको थिएटर के माध्यम से उनकी पर्सनैलिटी का विकास करें। जो जी, अलग अलग जगह से हमारे छात्राएं आ रही हैं, मध्यम वर्ग से आ रही हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आ रही हैं, उनके अपने जो सवालात हैं उसको हम एड्रेस करें, उनका विकास करें, रंगमंच के माध्यम से उनको खोलें और सवालों को उनका नजरिया बढ़ाएं। तो जी, जब थिएटर के माध्यम से नजरिया बढ़ता है तो फिर उस शिक्षा में बदलाव आता है। जी, कहीं पर तो उससे कई तरह के प्रशासनिक सवाल भी उठने शुरू हुए। तो अंततः मैंने 3 साल बाद वो छोड़ दिया था। और जी, नतीजा क्या है कि वो एक पूरा उसमें जो सवाल उठा रहे हम, बदलाव लाना चाहते थे, वो उसी स्तर पर चलता रहा जैसे अभी चल रहा है। जी, ऐसा बहुत सारी जगह पर हुआ। यही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी एक टाई कंपनी है, वहां जी, पर जी, भी था। तो वो बच्चों के लिए नाटक करते थे। तो ये जी, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग काम कर रहे थे। एक मुझे जी, लगता है कि थिएटर इन एजुकेशन का मतलब है ये नहीं है कि हम एजुकेशन थिएटर के माध्यम से दें, या एक्टर छात्र को हम अभिनेता बना दें। जी, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि थिएटर का प्रयोग हमारे जो छात्रों की का व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसको विकसित करने में कैसे किया जाए। एक शिल्प के थिएटर तौर एक पर, एक सब्जेक्ट की स्किल तरह के तौर उनका पे किया विकास जाए। कैसे करे, उनका विकास कैसे करे, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हम थिएटर के अलग अलग टूल्स का कैसे इस्तेमाल करें, कहानी कैसे कहें, उनको समूह में कैसे काम करना सिखाएं, छोटे छोटे गेम के माध्यम से एक शिक्षा, एक क्लास के अंदर टीम वर्क का कैसे माहौल बनाएं, या वो छोटी छोटी चीजों को कैसे एक्सप्लोर करें। जो एक्सप्लोर करना खुद वो कैसे जाने, परिवार को जी, कैसे जाने, समाज को कैसे जाने, जो थिएटर का पहला मकसद होता है। तो वहां से हम बहुत छोटी छोटी चीजों के माध्यम से रंगमंच का इस्तेमाल उनके विकास में करें, और उससे उनका विकास होगा तो वो शिक्षा में भी परिवर्तन दिखाई देगा, उनके पढ़ने के तरीके में दिखाई देगा। वो जो एक रूटीन वर्क है क्लास के अंदर, उससे अलग होगा। और उसके जी, बाद अब जिन बच्चों की रुचि है उनके साथ मिलकर नाटक भी किया जाए। अब क्लास के अंदर जो है, जो हमारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनको हम जायज तरीके से पढ़ाने के बजाय वो उसको नाटकों के नाटक करवा कर पढ़ाएं। तो ये जी, बहुत सारे हमारे, लेकिन मकसद सिर्फ उनका, उनके व्यक्तित्व का विकास, उनको बोलना सीख, उनके संकोच खत्म करें, वो क्लास के अंदर एक बहुत कंफर्टेबल माहौल के अंदर हो। तो वो एक मकसद एक उसका बड़ा रहा। मैं कई कमेटी का जी, मेंबर रहा हूँ, और जी, हमने स्कूलों में सिलेबस बनाने कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ एनसीईआरटी में। जी, उस वहां भी मैंने यही बात की थी। जी, तो बहुत सारे बुनियादी मुद्दे और जी, जो पुरानी सोच है उससे टकरा जी, कई जगह मेरा होता रहा है। जी, जैसे आप जी, जानते हैं कि 11वीं 12वीं में दिल्ली और पूरे देश भर के अंदर थिएटर एक विषय के रूप में आया। जी, तो लेकिन आप देखिए दिल्ली के अंदर ही कितने कॉलेज, कितने स्कूलों के अंदर थिएटर आज विषय के रूप में लागू है। मुश्किल वजह ही। क्या है?
मुश्किल एक तो उसका सिलेबस का निर्माण जब हो रहा था, तो उस समय भी मैंने कुछ सवाल किए थे कि हम मकसद क्या है हमारा, और दूसरा कि उसके जी लिए शिक्षक नहीं है। और मैं जी आज किसी स्कूल में अप्लाई करता हूँ कि अब मैं 11th 12th में एज ए थिएटर टीचर आपके यहाँ पढ़ाऊंगा, तो मुझे लिया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी जी बेसिक क्वालिफिकेशन बीएड नहीं है, बीएड एमएड मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। जी और नतीजा है कि बाहर से सारी फैकल्टी आती है, फैकल्टी के अपने काम होते हैं, तो वो एक पूरा सिस्टम जिस तरह डेवलप होना चाहिए था, वो हमारे स्कूलों में नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इसके समानांतर एक अन्य सिस्टम विकसित हुआ है कि जी बहुत सारे स्कूलों ने अपने स्तर पर अपने जी यहाँ प्रयोग किए। आज जो जी प्रयोग जैसे आप भी अपने यहाँ कर रहे हैं, और राहुल खन्ना भी कर रहा है, हमारे बहुत सारे दूसरे अभिनेता भी कर रहे हैं, कुछ सरकारी स्कूलों में भी पिछले 2-3 साल पहले ये प्रयोग किए गए। लगभग 52 स्कूलों में, दिल्ली सरकारी स्कूलों में प्रयोग किए गए थे। हमारे अभिनेताओं में ने जाकर वहां पर थिएटर शुरू किया था। तो ये समानांतर स्तर पर हो रहा है। अब बड़ी तादाद में स्कूलों के अंदर थिएटर के अभिनेता वहां जाकर कुछ काम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मेरा कहना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम शिक्षा के साथ थिएटर को जोड़ते हैं, हमारे मकसद क्या है और किस तरह जी से हम करना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर वो अभिनेता आगे जाकर शुरुआत में अगर थिएटर को सीखेंगे, करेंगे, तो उन्हें उसमें कुछ अभिनेता निकल कर आएंगे, और निकल कर भी आ रहे हैं। पर जिन जी स्कूलों में हमारे सारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं, चाहे आपके यहाँ हो, चाहे राहुल हो, चाहे अन्य स्कूलों में, वहां से हमारे पास अभिनेता आते हैं, कॉलेजों तक जाते हैं, फिर कॉलेजेस के माध्यम से हमारे पास भी आते हैं। तो रंगमंच का विकास, उसकी बुनियादी जगह भी, उसकी बुनियादी जो मैदान है, वो स्कूल है। और वहां से जी और ज्यादा पनपेगा तो रंगमंच का विकास होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस पर बैठकर बातचीत की जरूरत है। हमें उन फैकल्टी को डेवलप करने की जरूरत है कि जो इस तरह के बच्चों का विकास कर सके। बहुत सारे जी स्कूलों ने टीचर्स की एक बहुत अच्छा बात हुआ है पिछले 4-5 सालों में, जो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है ये प्रयोग जारी रहेगा तो बहुत सारी चीजें और बदलाव आएगा। बहुत सारे स्कूलों ने, मैनेजमेंट कमिटीज ने अपने टीचर्स की वर्कशॉप शुरू कर दी है। तो जी जो टीचर्स की वर्कशॉप किसी भी विषय का हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हो, उसकी भी थिएटर वर्कशॉप शुरू की है। और बहुत जी सारी थिएटर वर्कशॉप का मैंने उसको कंडक्ट किया है। तो वहां पर टीचर्स के अनुभव जो सुनते हैं, तो रूटीन वर्क से जाकर बाहर आकर जब थिएटर की करती है, तो उनके लिए एक नया अनुभव, तो रिफ्रेश होकर ताजगी के साथ वहां से जाती है। तो मुझे लगता है जी ये भी एक अपने आप में, छात्र हो चाहे अध्यापक हो, और चाहे हमारे अन्य कर्मचारी, सबके लिए थिएटर तो करना ही चाहिए। एक बार जिंदगी में थिएटर सबको करके देखना चाहिए। बहुत ही आनंद आता है अपने को खोलने का, समझने का, समाज को जानने का। बहुत ही बड़ा एक नया ताजगी उससे मिलती है। जी जी। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मुझे और बच्चों को जिस चीज ने एंगेज रखा वो था क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल। आ, तकनीक और थिएटर, इसका संगम आपको कैसा लगता है? बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैं नाटक दिखाना चाहता था, अक्सर ऐसा होता था कि चूंकि नाटक शाम को होते हैं और नोएडा से दिल्ली जाना और फिर पूरी एक प्रशासनिक प्रक्रिया, कंसेंट फॉर्म भेजना, मंगाना, उसमें ही इतना समय लग जाता था कि मैं बच्चों को नाटक तक नहीं ले जा सकता था। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि आपके सहयोग से मैं नाटक को बच्चों तक ले गया। इस संगम का क्या भविष्य है? क्या इस जुगलबंदी को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, हालांकि लाइव नाटक देखने का अपना मजा अलग ही है, लेकिन फिर भी जहां तक नहीं पहुंच सकता, क्या नाटकों को इस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? और इस पूरे क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल का आपका अनुभव क्या रहा? ये बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। अस्मिता थिएटर पहले भी नुक्कड़ नाटक जब करता था, हम नुक्कड़ नाटक को लाइव करते थे। और अगर 500 लोग नुक्कड़ नाटक देख रहे हैं, तो उसको फेसबुक पर या सोशल साइट पर 10,000 15,000 तक देख लेते थे। तो हमारे जी पास पहले माध्यम था, ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने का एक माध्यम रहा। जी जब ये कोविड-19 की चुनौती सामने आई, तो हमने पहले दिन तय किया कि हम नाटक लगातार करेंगे, और हमारे पहले जो नाटक थे उनको हम एडिट करके उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो जी भारत में पहला थिएटर फेस्टिवल अस्मिता ने जी शुरू किया, और बहुत लंबा फेस्टिवल किया। आज 105वां दिन है उस थिएटर जी फेस्टिवल का, और जी हम लगातार कर रहे हैं।
और इस थिएटर फेस्टिवल के माध्यम से हमने पुराने अपने सारे नाटकों को एडिट करके हमने उसको लाइव स्ट्रीमिंग किया है। और अलग अलग मौकों पर हमने अलग अलग तरह के नाटक दिखाए। जैसे हमने आपके स्कूल के लिए भी नाटक दिखाया, जी जश्न जी हिंद, जश्न हिंद जिनके माध्यम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके जो मंच में हमने नाटक किए थे उसको भी हमने अपने यहाँ दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग किया। जी अन्य बहुत सारे नाटकों हमने दोबारा से किया। तो ये अपने में एक अद्भुत अनुभव रहा। जो हमारा पहला नाटक हमने किया था, पहले नहीं किया था, अमृतसर आ गया, उसको लगभग 3.5 लाख लोग आज तक देख चुके हैं। अरे वाह, अरे वाह। तो इसी इसी तरह से अन्य नाटकों तक लोग पहुंचे। और अब हम नाटक करते थे, अपने समय पर करते हैं, लेकिन उसको कभी भी लोग 24 घंटे में कभी देख सकते हैं, ग्लोबल रूप से देख सकते हैं। और यही हुआ कि यहाँ के नाटक इस फेस्टिवल को देख के पूरे देश भर के अंदर अन्य संस्थाओं ने अपने फेस्टिवल शुरू किए। यहाँ तक कि शिकागो के अंदर भी मंडी थिएटर जी ने वहां पर फेस्टिवल शुरू किया, लगातार वो लोग काम करते रहे। तो ये अपने आप में एक शुरुआत हमने जरूर की, और उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे रंगकर्मी इन तमाम चीजों में उनको एक नई पहल मिली, और वो अपने अपने स्तर पर इसको जुट गए। तो हमारे लिए जी सबसे बड़ा रहा कि हमारे तो एक आर्काइव बना नया, दूसरा जी नए दर्शक बिल्कुल। हमको मिले। और जैसे हमें याद है, हमारा एक नाटक है जो नुक्कड़ नाटक है, और जो जी मानसिक स्वस्थता पे, हमारे हमारे मेंटल हेल्थ के इशू पर है। जी उस नाटक को जब हमने किया, सुशांत सिंह राजपूत वाली दुखद घटना के बाद हमने जब रात को उसको किया, तो उसको 2.5 लाख दर्शक मिले। जी तो ये अपने आप में हमारे लिए अद्भुत था कि जी लोग तक हमारी अप्रोच पहुंच रही है, और उनके घरों तक पहुंच रही है। चाहे वो अपनी कुर्सी बैठ के देख रहा है, बिस्तर बैठ के देख रहा है, खाना खाते हुए देख रहा है, हम लोगों तक रंगमंच के माध्यम से एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो हमें बहुत स्पष्ट था कि जब हमने किया कि हमें बिल्कुल पता था कि हम कोई डिजिटल थिएटर नहीं कर रहे हैं। हम जी थिएटर का इस्तेमाल, उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुद्दे खत्म नहीं हुए हमारे। हमारे मुद्दे वही हैं। लॉकडाउन के अंदर भी कोई मुद्दा खत्म नहीं हुआ, मुद्दे वैसे के मुद्दे वैसे ही हैं। चाहे मजदूरों के पलायन वाले मुद्दे हो, जाति के हो, धर्म के हो, डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे हो, हर मुद्दा जी वैसे बढ़ ही है। गए। तो ये जी इन तो बढ़ गए। तो हमने उन मुद्दों तक हम लोगों को लेकर गए, बातचीत करने का एक माध्यम हमारे लिए रहा है, और अद्भुत अनुभव है। और हम कोशिश आगे भी करेंगे कि हम इस तरह से लगातार करें। और ये एक नया अनुभव जरूर हुआ है। इस दौरान हमने ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी की, थिएटर वर्कशॉप्स भी की, और उसका भी एक नतीजा हुआ, ग्लोबल रूप से लोग आए और उन्होंने जो है कई तरह के नए नए विषयों पर नाटक तैयार किए। लेकिन जो जी स्पष्ट है कि जो लाइव देखने का मजा है, वो लाइव करने का मजा है, वो तो डिजिटल में इस तरह सोशल साइट पर नहीं है। लेकिन जो नाटक हो चुका है उसको जी घर बैठकर देखने देखने का का। भी एक हमारा एक व्यापक संसार बना है। और जी वो तमाम दर्शक जो अलग जगह पर हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, जो हमारे नाटक देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें रहा है। और कम जी से कम तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद थे, चाहे अपने डिजिटल, चाहे आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म था, चाहे अपने सीरियल थे, सब कुछ था। तो वहां थिएटर की उपस्थिति भी जरूरी है ना, घरों में थिएटर पहुंचे। तो हमने घरों जी में थिएटर पहुंचाया है, कि हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है कि हम अपना भी काम कर रहे थे, कि हम थिएटर वाले जो है शांत नहीं बैठे हैं, और जी हम जी राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक नाटक करते हैं। सिर्फ हमारा ये जी नहीं था, हमारा ये भी था कि जरूरतमंद है उस तक हम आपके साधन भी पहुंचाएं। अस्मिता ने इस मध्य में जो है एक जी थी, जहां पर किसी को भी जरूरत थी हम उसको 12 घंटे के अंदर जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर हम उनको राशन पहुंचाते थे। बंबई के अंदर भी जी हमारी टीम काम कर रही थी। तो ये अभी भी हमारा है कि चूंकि अगले 3-4 महीने बड़ा मुश्किल जी है रंगमंच में। बम्बई बम्बई तो का अनुभव मेरा भी है। वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेंद्र राजन मुंबई में फंस गए थे, और मैंने जैसे ही अस्मिता की टीम को संपर्क किया कि हमारे दद्दू जी वहाँ जी जी। दवाइयाँ उन्हें तो चाहिए, ये 1 घंटे अस्मिता के हर अंदर जगह काम दद्दू करता के रहा है, पास तो हमारी सारी चीजें कोशिश पहुंच में गई। जी साथ जुड़े। जी जी जी। आ, तो सुंदर अंतिम। राजन जी का, जी जी आप, जी 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 जी। तो ये कि थिएटर मतलब सिर्फ नाटक करना नहीं है, थिएटर का मतलब समाज के साथ जुड़ना है। आप किसी भी चुनौती में, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं वो थिएटर के सामने भी है। और यही काम हम अपनी टीम के माध्यम से कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य, मेरे पास बहुत युवाओं की बहुत बड़ी टीम है, और उन्हीं के बल जी पर मैं काम कर पाता हूँ, उन्हीं के बल पर मैं लोगों तक पहुंच पाता हूँ। जी जी आखिरी सवाल ये कि इस पूरे सवाल पूछने की प्रक्रिया में अगर मुझसे कोई सवाल रह गया हो, या जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, जो महत्वपूर्ण हो और इस पूरी प्रक्रिया में छूट गया हो, तो वो सवाल और उसका जवाब
आप खुद से भी दे सकते हैं, आपने इनकम्प्लीट लगभग बहुत सारे बातचीत सवाल ना पूछ हो। लिए और बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा कोविड-19 का जो पूरा दौर है, ये एक जी चुनौती भरा दौर है और इसमें आसपास बहुत ज्यादा अवसाद की स्थिति आ गई है, जी निराशा की स्थितियां हैं, लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेकिन मेरी गली में 3 परिवारों के बीच में कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन जी उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना पॉजिटिव जी कोई जो है ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारे हम उसको ऐसे शट कर दें हमारे कि नहीं नहीं ये तो हमारे लिए ऐसा नहीं है। बल्कि हमें हमारी टीम में भी अब पिछले 6 दिन से अमित बंसल हमारा एक सीनियर एक्टर है, जी वो लक्ष्मी नगर रहता है, वो भी उसको भी है पॉजिटिव है, लेकिन हम लगातार उससे संपर्क रखे हुए हैं। हमारी एक अभिनेत्री जो टोरंटो में रहती थी, अमिता वालिया, आपने 30 डेज इन सितंबर में उनको देखा होगा। जी अ, जी उनको भी ये अप्रैल के मध्य हुआ, लेकिन हम लगातार उनसे बातचीत करते रहे, लगातार उनको हिम्मत देते रहे, क्योंकि ये हिम्मत देने का वक्त है, एक दूसरे को हिम्मत देने का वक्त है, बातचीत का वक्त है। हमें जी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जी जो भी हमारे जो भी सावधानियां हैं उसको बरतने की जरूरत है, लापरवाही से बचने की जरूरत है। और जी सबसे बड़ी बात है कि दिक्कतें हैं, जी मुझे भी उतनी दिक्कतें हैं। मुझे भी अपने अभिनेताओं से लेके अपने ग्रुप की चिंता है कि हम कैसे काम कर पाएंगे, लेकिन नए रास्ते निकलेंगे, नई चीजें होंगी। ये तो हम सबको जी मिलकर चुनौती का सामना करना है। तो ये अवसाद में ना जाए, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिससे काफी मन दुखी भी हुआ और लोग अंदर से भी दुखी हैं। तो लगातार हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हम लगातार जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर भी हम लोगों से कहते हैं कभी भी आपको बातचीत करना हो, आप जो है फोन कर लीजिए, 24 घंटे कभी भी फोन कर लीजिए, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। क्योंकि ये वक्त है कि एक दूसरे को मदद करने का। तो जी एक दूसरे की मदद करें सभी लोग, और बड़ी सहानुभूति से करें, संवेदनशील होकर करें, इंसानियत के नाते करें। वरना तो ऐसी स्थितियां हैं कि लोग अपने जिन जो आपके परिवार को चलाते रहे हैं, जिंदगी भर जी जो आपको प्रेम करते रहे हैं, अंतिम समय में लोग जी उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं खड़े हुए। शामिल नहीं हो मतलब पाए। स्थितियां हैं ऐसी। और उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसी स्थितियों में लोग हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ते देखा है, सुविधाएं न होने की वजह से इधर उधर भागते हुए देखा है। तो यहाँ ये जो स्थितियां हैं, चाहे मेडिकल में हो, चाहे हमारे आसपास हो, चाहे रोजगार की स्थितियां हो, इसमें सब एक दूसरे की मदद करें जहां तक हो सकता है। और मुनाफा फिर कभी कमा लीजिए, मेरा लोगों से यही है, मुनाफा के इस पर व्यवस्था को ना टिकाए, जी इंसानियत पर टिकाए। तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल समय है सभी के लिए, और मुश्किल समय में हम सब मिलकर काम करें, मुझे लगता है यही है। और बाकी थिएटर अपनी भूमिका कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन आज सबसे बड़ी भूमिका ये कि हम एक दूसरे को भरोसा दें और अपनी जिम्मेदारियां जो भी हैं जहां पर भी हैं अपनी निभाते रहें। और थिएटर पर तो हम बहुत सारी बातचीत आगे भी करते रहेंगे, वो लगातार करेंगे, लेकिन आज का जो वक्त है उसमें जी हम जिस तरह का हम जो भी प्रोफेशन में है, वहां पर जी हम अपनी जिम्मेदारी समाज को लेकर, देश को लेकर, उसकी चिंताओं को लेकर उसके साथ खड़े हों। आसपास अगर कोई किसी को जरूरत है, राशन की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, या बात की भी जरूरत है, उसके लिए हम काम करें। यही मतलब मुझे लगता है कि यही मेरा सबसे निवेदन भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ढेर सारा समय हमारे लिए निकाला। 40 मिनट का हम 1 घंटे 20 मिनट तक बात करते रहे, और मेरे पास सवालों की फेहरिस्त बाकी है। तो कभी दोबारा हम नए सवालों के साथ दोबारा आपको परेशान करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। मैं अब नहीं, कभी आमंत्रित भी। करूंगा जी मृदुला जी को, और वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ हम इस पूरी बातचीत को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका गौरव साहब कि आपने ये अग्री करा इंटरव्यू लेने का। और सबसे बड़ा जी, और अंतिम नहीं कहूंगी, शुक्रिया आपका अरविंद जी, क्योंकि आप ना नहीं, होते शुक्रिया तो तो ये सत्र आपका। इतना अच्छा ना जाता। आपने थिएटर के अलावा जो समाज की बात करी, जो कोविड-19 की बात करी, उससे वाकई में मेरा दिल बहुत बहुत खुश है। क्योंकि साक्षी संस्था जिसको हम चलाते हैं, जिसकी मैं हेड हूँ, उसने कोविड-19 के लिए बहुत काम किया है।
8,000 से ज्यादा माइग्रेंट जी पहुंचाया पीपीई किट्स मेडिकल हॉस्पिटल्स में, उन जगहों पे भी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। 15,000 मास्क कहीं देने, पीपीई किट्स कहीं देने, सोनीपत, सोना, अर्बन हेल्थ जी सेंटर, क्योंकि शहर में तो फिर भी उपलब्ध हो जाते हैं, जो बाहर जाते हैं तो उन जगहों पे एक तो भीड़ ज्यादा हो जाती है और वो लोग विश्वास नहीं करते कि काम ठीक से होगा। अगर आपकी संस्था काम कर रही है तो साधुवाद आपको, आपने वाकई में एक्टर नहीं इंसान बना दिए सबको। बहुत बहुत जी शुक्रिया हम आपका। शुक्रिया, ममता आपका जी बहुत बहुत हमारे शुक्रिया साथ, कि आपने किया। जी 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 ममता जी जुड़ गई हैं। ममता जी आपको जी आखिरी थैंक यू देंगी हमारी जी तरफ से, क्योंकि वो हमारी जी जी साक्षी और मैं बस ये कहना चाहती हूँ गौरव अदीप जी, आपने बहुत ही एक सार्थक और शानदार कॉन्वर्सेशन किया अरविंद गौड़ जी से। और अरविंद गौड़ जी जो है, एक तो इस बात की भी बधाई देती हूँ आपको कि आपने आज गुरु पर्व पर अपने गुरु से यहाँ पर जश्न हिंद के फेसबुक लाइव पर आपने यहाँ पर सार्थक चर्चा की, तो इस बात के आपको बहुत बहुत बधाई। और अरविंद गौड़ जी, जैसा कि मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सोना जो है वो तपकर कुंदन बनता है, ऐसे आप भी एक संघर्ष से निकल करके, उसे तप करके आप अरविंद गौड़ जी बने। मैं अब सिर्फ इसलिए यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोग बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप एक सामाजिक मुद्दों की आप एक बुलंद आवाज हैं और एक कोरोना काल में भी डिजिटल माध्यम से जन जन तक आप सामाजिक मुद्दों को पहुंचा रहे हैं। तो और ब्लैक की बात की आपने, तो जैसे मैं कहना चाहती हूँ मृदुला जी कहाँ चली गई, आप भी आइए मृदुला जी तो लेकिन आप जो है लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और मैं बस इस शेर के साथ आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ वसीम बरेलवी जी के शेर के साथ कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, कि कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और सच में मतलब एक यदि किसी नाटक को 3.5 लाख लोग देख लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे कि मैं ये कह रहे थे गौरव अदीप जी की वो बहुत सारी बातें आज वो जान पाए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप तो उनके साथ जुड़े हुए हैं और थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, तो मैंने भी आज और हमारे तमाम सुनने वालों ने आज बहुत सारी नई बातें जानी। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसा खजाना है अरविंद गौड़ जी कि जिससे जितने ही रत्न निकालते जाएं आप वो रत्न निकलते जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जश्न हिंद की पूरी टीम को शुभकामनाएं। जी 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 मृदुला जी, आप बिल्कुल। जब कहेंगे तब हम मौजूद होंगे। और ममता जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका शुक्रिया। और गौरव तो बहुत ही होनहार कमाल के हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें जो है की है। और मुझे अच्छा लगा बिल्कुल मृदुला जी आपके माध्यम से, और जश्न हिंद की पूरी टीम को, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आपसे पहली बात हुई थी, आपने बहुत काम किया कोविड-19 के दौर में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम को बहुत ही, आपने बहुत ही शानदार मतलब ये कार्यक्रम भी किया, और आप पिछली लॉकडाउन में भी बहुत काम करते रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरव भाई को भी शुक्रिया। जी, आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ जी रात्रि। जी नमस्ते, नमस्कार।